हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज आप लोगों का सीए फाइनल एफआर का पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पेपर का एक छोटा सा रिव्यू शेयर करने वाला हूं कि पेपर किस लेवल का था, कहां से पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स आने वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक गाइडेंस ले सकें, एक स्ट्रेटेजी अभी से बना सकें कि प्रिपरेशन कैसे रखनी चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इस लास्ट 1.5 डे में अब अपने को एएफएम की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो आज मैं आप लोगों का एक लाइव सेशन लेने वाला हूं एएफएम से रिलेटेड, तो उस लाइव सेशन में अपनी क्या क्या कवरेज रहेगी और उसका यूज कैसे करना है एग्जाम के लिए, वो भी आप लोगों को इस वीडियो के एंड में मैं गाइड करूंगा। सबसे पहले इस पेपर की बात कर लेते हैं, एफआर का पेपर। तो एफआर का पेपर का अगर मैं बताऊं लेवल क्या रहा, तो लेवल जो था वो एवरेज पेपर था। ये जो पेपर आया एक एवरेज लेवल का पेपर आया है। इसे ना ही आप टफ बोल सकते हैं और ना ही एकदम ईजी बोल सकते हैं। सर एवरेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो पेपर है ना उसमें एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने अच्छे बनाए हैं। मतलब अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा एमसीक्यूज के लिए, ऐसा नहीं कि तुरंत टिक लग जाए, कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं फिर भी ऐसे। और डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा अच्छा उठा के इन्होंने पूछा है पेपर के अंदर। पेपर कुछ लोगों को बोलने में आता है कि सर लेंदी होता है एफआर का पेपर, बट इस बार एफआर का जो पेपर है वो लेंदी की कैटेगरी में नहीं है। जब इस पेपर में जब आप नोटिस करेंगे तो मेजर कैलकुलेशन के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, ज्यादा जिसमें डिटेल्ड कैलकुलेशन हो ऐसा पेपर नहीं है। नॉर्मल कैलकुलेशंस वाले ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो होते ही हैं जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन हो, बट ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं है। अगर आप इसे सही स्ट्रेटेजी से करते तो ये पेपर पूरा आराम से टाइमली पूरा होने वाला पेपर इस तरीके का पेपर आया है। तो इस बार ये लेंदी पेपर की कैटेगरी में भी नहीं है। अब पेपर में सर जो क्वेश्चंस आए हैं वो कहां से आए हैं? पेपर में जो क्वेश्चंस है वो सारे इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट। तो आपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अगर रेफर किया हो तो वहां से आपकी मैक्सिमम कवरेज हो गई होगी। अदरवाइज आप लोगों ने जो नोट्स और क्वेश्चन बैंक मैंने दिया उसमें से पूरी कवरेज आपकी पेपर के अंदर रही है। मैं आप लोगों को अभी वेरीफाई भी करवा दूंगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में एज इट इज मिल जाएंगे। और जो कुछ क्वेश्चन में एक आध पॉइंट अलग करके भी पूछा है, अलग तरीके से फ्रेम भी किया, तो वो सारे कंसेप्ट के अंदर कवर है। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज आप लोगों से पेपर में पूछ लिए, सब कुछ कवर था आपके नोट्स और क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो अगर इसको ढंग से किया था तो ये पेपर आराम से आप पूरा सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दी थी 1.5-2 महीने पहले। मैं ईडीपी सेशन की बात नहीं कर रहा जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस सॉल्व करवाता हूं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की बात कर रहा हूं जो 1.5-2 महीने पहले दी थी। हर अटेम्प्ट में मैं आप लोगों को देता हूं एबीसी एनालिसिस के साथ, जिसमें हर चैप्टर में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के देता हूं, हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर करके, ताकि आप केवल उनको रेफर कर लें तो आपका पूरा काम बन जाए। तो वो 300 क्वेश्चंस के अप्रोक्स थे उस लिस्ट में। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर में उस लिस्ट में से आए हैं। जो भी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको चाहिए वेरीफाई करवा दूंगा। बाद में किसी को डाउट होता है तो एग्जाम के बाद आराम से टाइम लेके आप वेरीफाई कर सकते हैं। किसी को ऐसा रहता ना कि पता नहीं क्या बोल रहे होंगे। सेम ऐसे ही साथ में मैं आप लोगों को एबीसी एनालिसिस भी शेयर किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के टाइम पे कि आपको प्रायोरिटी क्या रखनी है, सीक्वेंस किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ए कैटेगरी का अप्रोक्स 70 मार्क्स का वेटेज होगा, बी कैटेगरी 20 मार्क्स के अराउंड वेटेज होगा, सी कैटेगरी 25 मार्क्स के अराउंड वेटेज रहेगा। तो सेम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट का पेपर रहा है अपना। ए कैटेगरी 76 मार्क्स के अराउंड आपके पास पेपर में आई है, बी कैटेगरी 17 मार्क्स और सी कैटेगरी 25 मार्क्स, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ऐसा नहीं है कि वो कैटेगरी जो मैं आप लोगों के लिए प्रायोरिटी बनाता हूँ वो कुछ स्पेशल चीज है, वो इंस्टीट्यूट खुद अपना पैटर्न देता है, उसी के बेसिस पे हम आप लोगों को सजेस्ट करते हैं पूरा अपना एनालिसिस साथ में और इंक्लूड करके उसके अंदर। तो कुछ लोगों को उसमें भी डाउट रहता है तो वो भी बाद में उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे पेपर में ओवरऑल ए और बी कैटेगरी 93 मार्क्स की आई है आउट ऑफ 118 मार्क्स। 118 नंबर का आपका पेपर आता है। तो उसका ये पूरा एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि पेपर कैसा क्या आया है। एक बार पेपर पे अपन आ जाते हैं और क्वेश्चन वाइज देखते चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से इंडेक्स से आया है और क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो आ जाइए एक बार पेपर में। देखिए पेपर में सबसे पहले मैं एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ। एमसीक्यूज अपन डिस्कस करेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया ए कैटेगरी 76 मार्क्स, बी कैटेगरी 17 मार्क्स, तो ये टोटल मिला के आपका 93 मार्क्स का पेपर होता है, जो इन दोनों कैटेगरी से था। जिन्होंने मेन प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स भी अगर अच्छे से कर लिए होंगे तो वो भी पूरे पेपर में शानदार मार्क्स ला सकते हैं। तो इन सब कैटेगरीज के क्वेश्चंस आएंगे अपने पास, तो अपन देखते चलेंगे। सबसे पहले अपने पास केस स्टडी 1 है। एमसीक्यूज का जो सिक्वेंस है हर किसी के पेपर में अलग अलग हो सकता है, इंस्टीट्यूट इसे शफल करता है। तो अपने पास जो पेपर आया वो ये है। तो इस पेपर में अगर आप देखेंगे ना तो केस स्टडीज आपको दी हुई है, पर केस स्टडी देख के लगता है पता नहीं क्या क्या मिक्स कर दिए, जबकि कुछ नहीं। एक पर्टिकुलर इंडेक्स का एक क्वेश्चन उठाते हैं, दूसरे इंडेक्स का एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसके बेसिस पे केस स्टडी होती है इन लोगों की। तो सबसे पहले इन्होंने इंडेक्स 1 का क्वेश्चन उठा के डाल दिया। सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का पार्ट था।
जो मैंने आपको 1.5-2 महीने पहले शेयर करी थी, उसका पार्ट था इंडेस 1 का। मैं आपको एमसीक्यू वाइज दिखा देता हूँ, ये तो क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसके अंदर इन्होंने सीएफएस का पॉइंट रखा और उसके अंदर एसोसिएट का पॉइंट डाल दिया, मतलब एसोसिएट से रिलेटेड था और एक आपकी सब्सिडरी की गुडविल निकालनी थी आपको, उसका पूरा पॉइंट डाल दिया और एक लास्ट में एक छोटा सा इंडिया 16 का पॉइंट डाल दिया इन्होंने। तो इस तरीके से पहली केस सिनेरियो बना, मतलब हर केस सिनेरियो के अंदर 3 क्वेश्चन मिक्स करें और उसके बेसिस पे एमसीक्यूज पूछ लिया। तो पहला ये एमसीक्यू आपका इंडिया 16 वाला ही है, कैपिटलाइज करने वाला, बहुत आसानी सा एमसीक्यू है। बी कैटेगरी चैप्टर था आपका, बी कैटेगरी इंडिया 16। इसके बाद ये नेक्स्ट एमसीक्यू आपका है सीएफएस चैप्टर का आपका गुडविल निकालने का। तो इसमें आप एक्विजिशन डेट की गुडविल निकालनी थी, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में निकालते हैं उसमें से लेस करना था इंपेयरमेंट, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको गुडविल मिल जाती है, तो मैं 110 का बोल देता हूं क्योंकि इंपेयरमेंट भी लेस करके आप निकालेंगे। तो ये ए कैटेगरी चैप्टर था आपका। इसके बाद ये नेक्स्ट आपका इंडेस 1 का क्वेश्चन है, इंडेस 1 का क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में था, सीएफएस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के अंदर था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका सी कैटेगरी चैप्टर था, इंडेस 1 2 मार्क्स का सी कैटेगरी में से। इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वही आपका सीएफएस चैप्टर इंडेस 28 ए कैटेगरी चैप्टर का क्वेश्चन था। तो इस केस स्टडी में आपको ये 4 एमसीक्यूज का आंसर करना था। नेक्स्ट केस स्टडी 2 आपके पास पूछी गई। अब इस केस स्टडी में देखिए सबसे पहले इंडेस 37 का क्वेश्चन आया। ये इंडेस 37 का एक क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, फिर लीजेस का एक पॉइंट दे दिया, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बेसिक क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल थियोरेटिकली आंसर जिसका आपको देना था कि फाइनेंशियल एसेट्स कौन से मेथड से आनी है। इसके बाद ये इंडेस 115 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आपके पास जो क्वेश्चन है वो दे दिया। ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का, ये तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में करवाया भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में तो था ही, वो क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो पहला ये जो एमसीक्यू है ये इंडेस 115 ए कैटेगरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के अंदर था ये। इसके बाद नेक्स्ट ये अगर आप देखेंगे तो ये लीजेस वाले से रिलेटेड है, ए कैटेगरी। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप देखेंगे ये इंडेस 37, ये एक सी कैटेगरी का और 2 मार्क का एमसीक्यू आया। ये ए कैटेगरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आपका क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट है, इंडेस 108 बी कैटेगरी चैप्टर। तो ये आपके केस स्टडी 2 थी। लास्ट केस स्टडी जो आपके पास पेपर में आई, ये जो केस स्टडी है ये थी बिजनेस कॉम्बिनेशन से, जो ए कैटेगरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो था ही, इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी कराया था। वही क्वेश्चन है, आपको ध्यान हो एक बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन है थ्योरेटिकली जिसमें मेजरमेंट पीरियड का कंसेप्ट भी लगता है, वही क्वेश्चन के कुछ पार्ट को उठा के बस इन्होंने एमसीक्यू में पूछ लिया। तो हमें लगता है कई बार कि ऐसा कुछ नया पूछो, बट इन्होंने कहीं कहीं से पॉइंट उठाए और वो पॉइंट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे, तो क्वेश्चन को छोटा कर दिया, इसलिए पेपर में बोल रहा हूँ कि ज्यादा लेंथी नहीं था। तो ये इंडेस 103 से रिलेटेड केस स्टडी है। सबसे पहले आपका कंटिजेंट कंसिडरेशन का पॉइंट इंडेस 103 का, इसके बाद परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट वैल्यू। तो ये मेजरमेंट पीरियड लगाने के बाद आपको इनका आंसर देना था। तो इंडेस 103 से रिलेटेड ये पूरी केस स्टडी थी, बिजनेस कॉम्बिनेशन ए कैटेगरी चैप्टर की पूरी केस सिनेरियो। इसके बाद कुछ इंडिविजुअल एमसीक्यूज थे बेसिक। ये एक आपका सी कैटेगरी चैप्टर इंडेस 101 का फालतू एमसीक्यू पूछा इन्होंने। इसके बाद देखिए ये आपसे इंडेस 20 गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी सी कैटेगरी का था। एक नॉर्मल इंडेस की आप गवर्नमेंट ग्रांट कब रिकॉर्ड करते हो, गवर्नमेंट ग्रांट जब रिकॉर्ड करते हैं जब रीजनेबल एश्योरेंस हो। ये अपने नोट्स में पहली लाइन है। तो मैंने आपको बोला ना जो बेसिक क्वेश्चन है वो नोट से सॉल्व होंगे। अब ऐसा नहीं कि आप इसको भी क्वेश्चन बैंक में ढूंढने जाओ, ये नोट्स की पहली लाइन होती है, कंसेप्ट की पहली लाइन। तो जिन्होंने कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक पूरे कवर करे थे वो आराम से इस पेपर को कर सकते थे इजीली, मतलब इसमें कोई टाइम ही नहीं लगना था। सेम ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होता है, ये आपको बोलता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी अपने जजमेंट, ठीक है। तो ये था आपका प्रोफेशनल एथिक्स ए कैटेगरी चैप्टर का क्वेश्चन। प्रोफेशनल एथिक्स वाला मैंने आपको बोला था नोट्स पूरे याद कर लेना, तो बस वही चैप्टर था, उसका ए कैटेगरी का एक एमसीक्यू इन्होंने पूछ लिया। तो ये था आपका एमसीक्यू वाला पार्ट जो 30 मार्क्स का आपको करना था। इसके बाद अब पेपर में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये सीएफएस का इन्होंने इनका फिक्स एक क्वेश्चन है सीएफएस का, बस उसी क्वेश्चन को पूछते रहते हैं, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में था, ए कैटेगरी चैप्टर आपका एज इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का नॉर्मल क्वेश्चन है बुक का, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। तो सीएफएस इन्होंने इस बार वापस से पूछ लिया, जबकि इस बार उम्मीद कम थी कि सीएफएस का इतना डिटेल पूछे, बट ठीक है ए कैटेगरी चैप्टर था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बड़े क्वेश्चन में एक ही मैंने आपको दिया था, बड़े वाले में वो यही क्वेश्चन था और वही आपसे एग्जाम में पूछ लिया। वैल्यू चेंज जरूर करते हैं, ऐसा नहीं कि सेम वैल्यू मिल जाएंगे। कुछ लोग सेम बोल दिया ना मैंने तो फिर वो वैल्यू भी मैच करके आते हैं, फिर बोलते हैं सर वैल्यू तो मैच नहीं कर रही, आपने कैसे बोल दिया, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है। बट ये आपका
क्वेश्चन हो गया सीएफएस का, बिल्कुल बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव्स वाला, और ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में तो दिया ही था, बट जो आपका ईडीपी सेशन लिया था उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था और मैंने करवाया भी था। और आपको याद हो तो मैंने बोला था, देखो इसमें एक रिटर्न पुट ऑप्शन लिखा हुआ है, रिटर्न पुट ऑप्शन, और इसमें बहुत से लोग गलती कर देते हैं, सेल समझ लेते हैं, पुट ऑप्शन में राइट टू सेल होता है, लेकिन ये रिटर्न है, यानी हमने सेल किया है ऑप्शन, तो ऑब्लिगेशन टू परचेज है। डिट्टो क्वेश्चन बुक या क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल जो भी आप रेफर कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, 10 मार्क्स का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ए कैटेगरी 109 का क्वेश्चन। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें इंडेक्स 12 लग रहा है। एक तो डेफर टैक्स का जो आपका ए कैटेगरी चैप्टर था, अच्छा खासा आया है ये चैप्टर, इसके साथ में इंडेक्स 34 का भी थोड़ा सा इसमें रेफरेंस रहेगा। तो इंडेक्स 12 और 34 में आपको याद है कैरी फॉरवर्ड लॉस का कुछ एक क्वेश्चन था अपने पास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी था और ईडीपी सेशन में भी कराया था, वो इसके अंदर लगा है। वो इसके अंदर इन्होंने पॉइंट दे दिया कि जब आप अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे ना, जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है इसको कंसिडर कर लेना। और इंडेक्स 12 का पॉइंट इन्होंने लगाया, भाई टैक्स एक्सपेंस निकालना है तो करंट और डेफर्ड टैक्स सब कुछ आपको निकाल के देना था इस क्वेश्चन में। तो जो एक्चुअल में अर्निंग्स है उन पे करंट टैक्स दे देते और बाकी पे डेफर्ड टैक्स बनाना था। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन था, आराम से आप इसे कर सकते थे। आप बोले ये एज इट इज मिल जाएगा क्या? एज इट इज नहीं मिलेगा, सिमिलर आपको मिल जाएगा। ये इंडेक्स 12 में आप जाएंगे और 34 में जाएंगे तो सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये आपका ए कैटेगरी इंडेक्स 12 में से क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन इंडेक्स 40 सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो सर ये सी कैटेगरी का क्वेश्चन इंडेक्स 40, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद हो तो सी कैटेगरी में मैंने इस चैप्टर को इंडेक्स 40 में इंपॉर्टेंट मार्क कराया था इस क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ईडीपी सेशन लिया था एग्जाम से 2 दिन पहले आप लोगों के, उसमें मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगर इस चैप्टर में क्वेश्चन देखना हो तो ये जरूर से एक बार देख लेना, ये वाला क्वेश्चन। ये आया नहीं है डिस्क्लोजर रिलेटेड, वही क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर था आप लोगों के, पूरा एज इट इज आपको बुक में मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इंडेक्स 40 के अंदर अपने पास। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट ये क्वेश्चन वापस इंडेक्स 12 का ए कैटेगरी चैप्टर डेफर्ड टैक्स वाला अपना इंडेक्स 12। ये सेम क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, आराम से कर सकते थे, बिल्कुल बेसिक लेवल का, असेट से रिलेटेड। आपको टैक्स के अंदर असेट और बुक्स के अंदर असेट पे डिटेल कैलकुलेट करना था। इसके बाद नेक्स्ट ये इंडेक्स 16 का आपका बी कैटेगरी चैप्टर इंडेक्स 16, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको डीकमीशनिंग लायबिलिटी का पीवी करके रिकॉर्ड करना है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने बोला कि पेपर ज्यादा लेंथी नहीं है। एवरेज भी इसलिए बोला क्योंकि क्वेश्चन में जो पॉइंट्स उठाए हैं ना, जैसे 1-2 पॉइंट मर्ज करके उठा लिए, एमसीक्यूज में मर्ज कर दिए पॉइंट्स, तो इसलिए एवरेज कैटेगरी में आया। बट लेंथी तो ये पेपर नहीं था आपका, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन थे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी 10 मार्क्स का पर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया। सोचो उस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम अगर आप थियरी भी सही से लिखेंगे तो 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी, 10-15 मिनट से ज्यादा तो कभी नहीं लगनी। इस तरीके का क्वेश्चन था, कोई पीवी वगैरह कुछ भी नहीं। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया आपका इंडेक्स 102 का शेयर बेस्ड पेमेंट, ए कैटेगरी चैप्टर था आपका। और ये जो क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन। आपके पास एस्टिमेटेड नंबर ऑफ शेयर्स है, आपको एंट्री पास करनी है। अब जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस दे दी, तो मैंने एक्सरसाइज प्राइस का ईडीपी सेशंस में क्वेश्चन कराया था, बैंक से एंट्री पास होगी, नोट्स में लिखा हुआ भी है। बस हर ईयर एंड में आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो भी एक्सपेक्टेड नजर आ रहे हैं 3 साल तक, वो कर लीजिए। और उसके बाद लास्ट जो 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड है, उसमें जिन एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया है उनसे बैंक से पैसा ले लीजिए, बाकियों का पैसा रिटेन अर्निंग में चल जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत आसान सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है इंडेक्स 102 का। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंडेक्स 115 का ए कैटेगरी चैप्टर, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में था, लॉयल्टी पॉइंट्स वाला। ये क्वेश्चन मैं हर बार आप लोगों को बोलता था कि ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आज तक पूछा नहीं है, और इस बार इन्होंने पहली बार पूछा। इस क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे ना, तो वो बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है, इतना डिटेल्ड इन्होंने पूछा नहीं है, नॉर्मल ही इन्होंने पूछा है। ज्यादा उसमें तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी, है ना, आपके बहुत सारे पार्ट दे रखे थे। इस क्वेश्चन में इन्होंने ज्यादा पार्ट नहीं करे, बस एक बार में ही आपसे सारी वर्किंग पूछ ली। तो वही क्वेश्चन ये आपके पास एग्जाम के अंदर आया है, लॉयल्टी पॉइंट्स वाला। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है इंडेक्स 101 का, और ये सी कैटेगरी चैप्टर था इंडेक्स 101 वाला। तो सर इस सी कैटेगरी चैप्टर में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में भी था और मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी था। ईडीपी सेशन में मैंने बोला था ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में देख लेना। हिम लिमिटेड करके एक क्वेश्चन है, जिसमें वो एक टेबल बना के करते हैं, जनरल एंट्री और रीजन बताते हैं, वो वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट पूछे इन्होंने। देखो बहुत आसान सा कर दिया, 2 पॉइंट पूछे उस क्वेश्चन से। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर किसी ने इस इंडेक्स के सिर्फ नोट्स भी पढ़े होंगे 101 के, वो आराम से कर सकता था। बुक का क्वेश्चन है आप लोगों के पास। इसके बाद नेक्स्ट 5 के सी में 2 क्वेश्चन आए, ये आया इंडेक्स 1 से, और ये आया अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और इसमें एनालिसिस।
दोनों जगह ये क्वेश्चन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वाला मिलता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में पूरा डिटेल के अंदर है, तो वो वाला आंसर आपको लिख रहा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, कैसे इनहेंस करते हैं यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये ए कैटेगरी चैप्टर था आपका, उससे आपका पूरा क्वेश्चन है। एज इट इज क्वेश्चन बैंक में नोट्स में पॉइंट लिखने थे। ये ऑफसेटिंग वाला नोट्स के अंदर आपको ऑफसेटिंग का कंसेप्ट मिल जाएगा, उसके बेसिस पे बस आंसर करना था। और अगर ये सेम क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है, मैं एक थियरी के लिए इररिलेवेंट क्वेश्चन करके मैं एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें मैंने बोला ओवरऑल उसमें से एक आध क्वेश्चन कभी आएगा तो आ जाएगा, तो वहां पे ये डिट्टो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। बाकी कंसेप्ट से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, वरना ये वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ही। इसके बाद नेक्स्ट ये इंडेक्स 115 का बहुत बेसिक क्वेश्चन था, स्टेप 2 से रिलेटेड, कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बता दीजिए। हाँ सॉरी, मैं इसको इंडेक्स 115 बोल रहा हूँ, ये आपका इंडेक्स 115 की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो लगानी है। साथ में अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर में मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं। अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी चैप्टर में आपको नोट्स दिए हुए हैं कि ऑटोमेट कैसे करना हो, अगर क्वेश्चन में पूछे। ईडीपी सेशन में भी याद हो ऐसा बताया था, बट आप तो ये देखना ऑटोमेट करने का अगर आ जाए कोई भी इंडेक्स में, तो कुछ पॉइंट्स लिखवा रखे हैं 10-15 मैंने, उनमें से आपको पॉइंट्स चिपकाने थे। या एज इट इज क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, और क्वेश्चन बैंक में अगर आपने याद नहीं किया तो नोट्स के अंदर पॉइंट्स से वो एज इट इज छापने थे। डिट्टो आपको पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंडेक्स 16 का क्वेश्चन है, बी कैटेगरी चैप्टर, और ये डिट्टो क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट लिस्ट में भी था और मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने आपको करवाया भी था ईडीपी सेशन के अंदर, वही डिट्टो क्वेश्चन आया है कि आप जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो आपके पास 2 अप्रोचेज होती है ना, तो उस अप्रोच के रीस्टेटमेंट और एलिमिनेशन अप्रोच, तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो वाला ही क्वेश्चन है ये बुक का आपका। इसके बाद नेक्स्ट ये और ये लास्ट क्वेश्चन है इंडेक्स 8 का, और इंडेक्स 8 था आपका बी कैटेगरी चैप्टर, तो ये बी कैटेगरी चैप्टर का क्वेश्चन था इंडेक्स 8 का। ये क्वेश्चन सर कहीं मिलेगा कि इसके एक आध पॉइंट आपको मिल जाएंगे, एक आध पॉइंट नहीं भी देखने को मिलेंगे, बट ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। प्रायर पीरियड एरर, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बताना है क्या नहीं है। नोट्स को अगर ढंग से पढ़ा है, कंसेप्ट समझा, तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि भाई कौन सा प्रायर पीरियड एरर है। जहाँ गलती कर रहे हैं वो प्रायर पीरियड एरर है, बाकी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है कि भाई इस साल हमारा नया सिनेरियो बना, नई चीज़ें नॉलेज में आई, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने एस्टिमेशन बनाए, तो वो सब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन था इंडेक्स 8 का। तो ओवरऑल पेपर अगर आप देखेंगे ना, तो आप पेपर को नोटिस करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको लिखने वाली चीजें थी, ऐसा नहीं कैलकुलेशन ज्यादा थी, कैलकुलेशन बहुत मिनिमम थी पेपर के अंदर, और जहां कैलकुलेशन थी वो भी इतनी कोई ज्यादा वास्ट कैलकुलेशन नहीं थी। इसलिए मैंने बोला कि ज्यादा लेंदी नहीं था पेपर, नॉर्मल पेपर था, एवरेज कैटेगरी में, इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस इन्होंने थोड़े सही लेवल के पूछ लिए, कि थोड़े अच्छे करके कि लोगों को समझ में आए कि हाँ सारी कवरेज हो जाए, हर चैप्टर की कवरेज करने की कोशिश करी इन्होंने। एमसीक्यूज में भी अच्छा पूछा इन्होंने। अब देखिए पेपर का मैंने पूरा रिव्यू शेयर कर दिया है कि आपका एफआर का पेपर किस तरीके का रहा। तो अब आप लोगों का पेपर जैसा भी हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई बच्चा नवंबर 24 में भी पेपर दे के आया है ये, और उसका पेपर अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, उसको अब इस पेपर में और दिमाग नहीं लगाना कि अब आप इनके आंसर ढूंढने बैठो कि सर कोई मेरे को एमसीक्यू का आंसर बता दो, कोई इसका बता दो। इसलिए मैंने कहीं ज़्यादा आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करें, जहां मुझे बिल्कुल बेसिक चीज़ें लगी वहां डिस्कस जरूर करें, बट ज़्यादा डिटेल में मैंने आंसर डिस्कस नहीं करे। उसका पर्पज यही है क्योंकि आपने जो आंसर करे अब वो फाइनल है, अब वो कोई चेंज नहीं कर सकता जो पेपर आप लिख के आ गए। अब आप उस पर कॉन्फिडेंस रख के कि जैसा भी हुआ है अच्छा हुआ है ये मान के चलिए। आपका पेपर मान लीजिए कुछ छूटा भी है, आपको मान लीजिए लेंदी लगाओ छूट गया पेपर, तो परेशान मत होइए, आप नेक्स्ट पेपर पे फोकस करिए। इस पेपर में जो होना था वो हो गया, इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। अब इसमें जैसा भी हुआ है आप बस भगवान से प्रे करिए, सब अच्छा ही होगा, रिजल्ट अच्छा ही आएगा इस पेपर का। नेक्स्ट पेपर को नहीं बिगाड़ना है अपने को, जैसा भी आपका ये पेपर हुआ है, क्योंकि आप इस पेपर में सोच में पड़े रहेंगे ना कि यार इस एमसीक्यू का आंसर ये हो सकता था, मैंने ये कर दिया, ये हो सकता था, ये कर दिया, ये ढूंढने बैठोगे तो आज का दिन पूरा इसी में बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कल का भी आप इसी ही सोच में दिन बर्बाद कर दें, वो कोई सेंस नहीं बनाता है। फिर पता है क्या होता है, जब रिजल्ट आता है ना तब हमें पता चलता है यार इस पेपर का मैं सोचने बैठ रहा था, इस पेपर में तो मैं पास हो गया बहुत अच्छे मार्क्स से, लेकिन इस पेपर के सोचने के चक्कर में वो 1.5 दिन मैंने अगले पेपर की पढ़ाई नहीं करी और वो पेपर खराब हो गया। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। इसलिए अब आपका पूरा फोकस एएफएम के पेपर पे होना चाहिए कि एएफएम को आप कैसे प्रिपेयर करना है। रिमेनिंग टाइम में अब आप एएफएम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो बात करनी है कि 1.5 डे में एएफएम प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो 1.5 डे में एएफएम की प्रिपरेशन कैसे करें उसके लिए अब आप समझ लीजिए क्या करना है। आज का जो दिन है आपके पास बाकी, इसमें मैं आप लोगों का वही ईडीपी सेशन लूंगा, एग्जाम डे प्रिपरेशन सेशन लाइव, जैसा कि अपन ने एफआर में लिया था।
जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बैंक के कवर करवा दिए थे। मतलब जो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैं आपको पूरे डिस्कस करवाता गया सॉल्यूशन के साथ, और जो क्वेश्चन अदर देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे मेरी नज़र में उस सेशन में, तो उनमें मैंने आपको ट्रिकी पॉइंट्स या एडजस्टमेंट्स आपको बता दिए कि जहां आप गलतियां कर सकते हो या जो पॉइंट ध्यान रखने थे स्पेसिफिक, बाकी चीज़ें तो स्टेप से आपको डायरेक्टली याद आ जाएंगी। तो हर क्वेश्चन इस तरीके से अपना कवर हो गया था। सेम चीज़ मैं आप लोगों की आज AFM में करवाऊंगा, तो ये आपको सेशन अटेंड करना है। अभी अपना सेशन चालू हो जाएगा नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर अंदर, तो इस सेशन में जुड़ जाना। इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा, सारे लोग आ जाना। बहुत अच्छे से अपन AFM की कवरेज करेंगे, बहुत आपको पूरा कवर करा दूंगा कि पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। इसके बाद कल का जो दिन रहेगा आपके पास, कल का दिन यानी 4 तारीख, कल के दिन आप लोगों को क्या करना है, कल के दिन अब आपकी पूरी सेल्फ स्टडी होगी। आज आप इस सेशन से रिवाइज कर लीजिए लाइव। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है कि सर मेरे को सेशन वगैरह अटेंड करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप खुद से सेल्फ कर लीजिए जैसा आपको कंफर्टेबल हो। जो लोग सेशन अटेंड करने वाले हैं वो लोग सेशन में जरूर से आ जाना, क्योंकि इसमें आपकी पूरी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, तो आपका एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि एक बार के लिए सारे क्वेश्चन हो गए कवर। फिर कल के दिन आप लोगों को जो नोट्स मैंने दिए हुए हैं कंसेप्ट वाले, कंसेप्ट नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कौन सी, जो पहले मैंने आप लोगों को दी थी। आज सेशन में जो कराऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि सेशन का टाइम अपने पास लिमिटेड रहेगा, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि मैं हर एक क्वेश्चन करवा सकूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में अराउंड 180-190 के लगभग क्वेश्चन दिए थे वो, और कंसेप्ट नोट्स कल पूरे दिन रिवाइज कर लेना खुद से। आज जब आप ये क्वेश्चन अटेंड कर लोगे ना सारे, तो क्वेश्चन करने में तो फटाफट से हो जाएंगे, और कंसेप्ट नोट्स आपको एक बार रीड करते जाने, याद करते जाने, क्योंकि कंसेप्ट नोट्स याद नहीं होंगे तो फॉर्मूला स्टेप्स कैसे लिख पाओगे, ठीक है। कंसेप्ट नोट्स के बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, और जैसे कि कोई नया क्वेश्चन आता है, कुछ भी होता है, तो कंसेप्ट से ही सॉल्व होता है। जैसे इस पेपर में भी मैंने आज आपको दिखाया कि आपको कंसेप्ट्स की बहुत जरूरत रहती है। तो कल के दिन आप खुद से सारे चैप्टर के नोट्स और क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे गो थ्रू कर लोगे, जो आपने मार्किंग कर रखी होगी। कल ये आपको करना है, सभी चैप्टर्स का ABC के सीक्वेंस में कर लेना आप रिवाइज आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब देखिए ABC के सीक्वेंस में कर लेना, मैंने ऐसा बोला तो फॉरेक्स चैप्टर मैंने C कैटेगरी रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि तो क्वेश्चन ही आएगा कि नहीं, क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा 8 से 10 नंबर का उस चैप्टर का, जो फिक्स वेटेज है उसका 8-10 नंबर का आपको मिलना ही मिलना है क्वेश्चन। तो सर उसको रिवाइज कब करें? फिर उस चैप्टर को सबसे लास्ट में रिवाइज करना, अगर टाइम बचे तो। रात को रिवाइज भी कैसे करोगे उस चैप्टर को? मेरा जो फॉरेक्स का रिवीजन वीडियो है ना, वो सुन लेना, फॉरेक्स का रिवीजन वीडियो सुन लेना, वो भी 2x की स्पीड पे सुन लेना, बस इतना ही वो चैप्टर डिजर्व करता है। क्योंकि फॉरेक्स चैप्टर में अगर हमारी रेट स्टार्टिंग में कहीं पे भी गलत हो जाती है, पूरा खत्म हो जाता है क्वेश्चन, टाइम भी वेस्ट होता है। बहुत से लोगों को ये आता भी नहीं है चैप्टर, दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें रिवाइज करने में बहुत टाइम चाहिए। सबसे लेंदी चैप्टर है पूरे सिलेबस का। आप एक तरफ पूरी A कैटेगरी रिवाइज कर लोगे और एक तरफ से फॉरेक्स चैप्टर रिवाइज करोगे, इतना बड़ा चैप्टर है। इसलिए इसको लास्ट प्रायोरिटी में करना होता है, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ समझना पड़ेगा कि प्रायोरिटी किसको देनी है। तो इस चैप्टर को कल के दिन रात में टाइम बचे तो फटाफट से रिवीजन वीडियो 2x की स्पीड पे देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो पक्का मिलने वाला है आपको। अब अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता चैप्टर तो वो तो सोचना भी मत देखने की, क्योंकि वो अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप फॉरेक्स पढ़ने बैठो। क्योंकि पहली बार अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो 1.5 दिन भी कम पड़ेगा, जो आप ये टाइम आपके पास बचा है, फिर आप केवल 10 नंबर का पेपर अटेंड कर पाओगे। तो ये वाली चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कल बाकी चैप्टर के नोट्स और क्वेश्चन बैंक सब हो जाने चाहिए। फॉरेक्स रात में, कल रात को टाइम बचे तो एक बार रिवीजन वीडियो से बस गो थ्रू कर लेना, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हो तो देख लेना जो मैंने बता रखे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो 5 नवंबर का दिन है एग्जाम डे, एग्जाम डे जो है आपका, उस दिन क्या करना है? एग्जाम डे वाले दिन आपको सबसे पहले तो AFM की जो थियरी है, AFM की थियरी है, ये रिवाइज करनी है सुबह सुबह 2 बजे से पहले। आपके पास पूरा टाइम है, तो थियरी सुबह सुबह रिवाइज कर लेना, जिसमें भी मेन चैप्टर होने चाहिए, चैप्टर 1, 2, 7 और 50। ये 4 चैप्टर की तो आपको थियरी करनी ही करनी है सुबह रिवाइज, क्योंकि इसमें से 10 से 12 नंबर की थियरी आएगी ही आएगी। मैंने नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स के अंदर ये 4 चैप्टर की थियरी तो शायद 15 पेज के अंदर ही कवर्ड है। 15 to 20 पेजेस में इन 4 चैप्टर की थियरी कवर्ड है। टोटल ओवरऑल पूरे AFM के हर चैप्टर की मिला लें तो 45 पेजेस के अंदर मैंने थियरी कवर करके दे रखी है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये 4 चैप्टर की थियरी सबसे पहले करना। बाकी थियरी भी अगर आपने पहले पढ़ी हुई है तो एक बार गो थ्रू कर लेना, नहीं पढ़ रखी तो छोड़ देना, क्योंकि फिर अब ये टाइम नहीं है कि आप नई थियरी याद कर सको, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद भी टाइम बचता है तो जो कंसेप्ट नोट्स है ना, प्रैक्टिकल वाले कंसेप्ट नोट्स हैं, प्रैक्टिकल वाले, प्रैक्टिकल चैप्टर के, वो रिवाइज कर लेना वापस से। प्रैक्टिकल वाले कंसेप्ट नोट्स वापस से रिवाइज कर लोगे आप।
ये आपको करना है। तो आज के दिन जो मैं अभी सेशन लूंगा आप लोगों के साथ लाइव, थोड़ी देर में अपन सेशन ले लेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, ट्रिकी पॉइंट्स, एडजस्टमेंट, पेपर राइटिंग भी बताऊंगा कैसे करनी है ताकि और मार्क्स इंप्रूव कर सके। राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड जो भी असम्पशन इंस्टीट्यूट लेते हैं एएफएम में वो भी इस सेशन में पूरी डिस्कस करूंगा, तो ये सेशन जरूर से अटेंड करना। बट किसी को नहीं लगता कि भाई मेरे को सेशन अटेंड नहीं करना, खुद से मैं ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाता हूँ, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कल के दिन क्या करेंगे आप लोग, आप आज सेशन अटेंड कर चुके होंगे जो लोग, तो उनके सारे क्वेश्चन रिवाइज हो चुके होंगे पूरी एएफएम के, तो कल के दिन फटाफट से कंसेप्ट गो थ्रू कर लेना, कंसेप्ट नोट से याद कर लेना, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क करा रखे हैं पहले जो लिस्ट दी थी उसके अंदर, तो वो सारे फटाफट से गो थ्रू कर देना। फिर रात को जो टाइम बचे उसमें 4x का रिविजन वीडियो 2x की स्पीड पे देख के उस चैप्टर को भी खत्म कर लेना। इसके बाद जो परसों एग्जाम का दिन है उस दिन आपको सबसे पहले एएफएम की जो थियरी बाकी रह गई है आप लोगों की वो रिवाइज करनी है। थियरी में भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको कौन से चैप्टर करने हैं, चैप्टर 1, 2, 7 और 15, ये 4 चैप्टर की थियरी सबसे पहले आप लोगों को रिवाइज करनी है जो नोट्स मैंने दे रखे हैं उससे। थियरी के लिए कभी भी क्वेश्चन बैंक रेफर नहीं करना होता, क्वेश्चन बैंक में मैं क्वेश्चन कंपाइल करके देता हूँ जो इंस्टीट्यूट के होते हैं, तो उन क्वेश्चन में से ऐसा मत सोचो कि एज इट इज मिलता है। थियरी में कोई नया टॉपिक आ गया तो वो कहाँ मिलेगा, सब कुछ कंसेप्ट नोट्स, इसलिए थियरी के लिए हमेशा कंसेप्ट नोट्स याद करने होते हैं। तो कंसेप्ट नोट्स में ये थियरी कवर्ड है, आप लोग वहां से याद करिएगा। उसके बाद भी परसों के दिन टाइम बचता है 2 बजे से पहले, तो जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उन सबके कंसेप्ट नोट्स वापस से रिवाइज कर लेना। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एएफएम चैप्टर की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों के साथ पूरी मैंने स्ट्रेटेजी भी शेयर कर दी है, एएफएम को किस तरीके से अब 1.5 दिन में करना है, और एफआर का पूरा पेपर का रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को अब होप सो सब समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ एएफएम भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके शानदार मार्क्स लेके आएंगे, अच्छी प्रिपरेशन से अच्छा एग्जाम लिख के आएंगे। कॉन्फिडेंस रखिएगा, और आज का पेपर जैसा भी आप लोगों का हुआ उससे बाहर निकलिए, अगले पेपर पर अब आप लोग फोकस करिए। और अभी अपन मिलते हैं थोड़ी देर में अपने एडीपी सेशन में लाइव, वहाँ पर अपन और डिस्कशन करते हैं अपने एएफएम के रिगार्डिंग डिटेल के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।